हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने केमिस्ट्री में अनसॉल्व पेपर 2025 सेट नंबर दूसरा जो है 347 के ए। तो पिछले वीडियो में आप 5वें तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। आइए छठवें से देखते हैं। तो क्वेश्चन छठवें का क्या है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनकी आपको संरचनाएं बनानी है। ये IUPAC नाम लिखे हैं। तो देखिए लिखा हुआ 2-क्लोरो-3 मेथिल पेंटेन। आप इधर से देखो, पेंट, पेंट का मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अब आप गिनती कहीं से भी कर दीजिए, चाहे आगे से चाहे पीछे से। 1 2 3 4 5, ठीक। एन लगा है, एन का मतलब ये देखिए, एन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब 2 पर है क्लोरो, 2 पर है क्लोरो, और 3 पर है मेथिल, 3 पर है मेथिल, ठीक है, 3 पर है मेथिल, हो गया। बाकी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 बॉन्ड बनाए, तो 3 की कमी है तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, होना कितने चाहिए? 4, 1 की कमी है तो 1 हाइड्रोजन। इधर पे 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 4, 1 2, 2 हाइड्रोजन, 4 हो गए। एक बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन, 3 और 1, 4 बॉन्ड हो गए। इसको आप हटा भी सकते हैं। इस प्रकार से ये संरचना बन गई। दूसरे देखिए, दूसरे में देखा ये लिखा है ब्यूट। ब्यूट का मतलब बच्चों, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। कहीं से भी गिनती कर दीजिए आप, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे पर क्या है? दूसरे पर इन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो दूसरा कार्बन, ये दूसरे पर डबल बॉन्ड। इसके बाद 1 पे और 4 पे डाई ब्रोमो, 1 पे Br और 4 पर Br, ठीक है, लिखा भी है 1,4, 1 पर और 4 पर क्या लगा ना? Br। 2 बार Br लगेगा तभी तो डाई आएगा। अब तो कुछ है नहीं, बाकी जो बचेगा उसमें क्या लगाना है? हाइड्रोजन। तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए भैया? 2, तो 2 क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन, 4 हो गए टोटल। यहाँ कार्बन के बॉन्ड कितने? 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन, 4, 2 1 3, 1 हाइड्रोजन, 4, 1 2 2 हाइड्रोजन, 4। इस प्रकार से देखिए ये संरचना बन गई। आगे देखिए तीसरी, तीसरे में ये लिखा प्रोपेन, प्रोप, प्रोप का मतलब, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, गिनती कर दी आप, चाहे आगे से करें चाहे पीछे से। एन लगा है, क्या लगा बच्चों? एन, एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद 1 पर है ब्रोमो, ब्रोमो मतलब Br, तो 1 पर लगा दीजिए Br। 2,2 मतलब 2 पर डाई मेथिल, 2 पर डाई मेथिल, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, ठीक है। 2,2 डाई मेथिल हो गया। बाकी तो सब लगा ही चुके हैं। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाए? इधर 2, तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 चारों बॉन्ड बन गए। इसने कितने बनाए? 1 ही बॉन्ड बनाए, तो 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार से इसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4, ठीक है। इसको देखिए चौथा, चौथा फिर यहां देखा ब्यूट, ब्यूट का मतलब बच्चों कितने कार्बन? 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, गिनती कर दी। इसके बाद 2 पर क्या है? इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो दूसरे पर डबल बॉन्ड लगा दिया। इसके बाद 1 पर है Br, 1 पर है Br और 2 पर है मेथिल, 2 पर है मेथिल। बाकी तो कुछ बचा नहीं, बाकी तो कुछ बचा नहीं, तो बाकी हाइड्रोजन, इधर 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड बन गए। ये इस कार्बन ने 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाए तो 3 हाइड्रोजन। ये इस प्रकार से इसकी संरचना बन गई। लास्ट है पांचवा 1-क्लोरो-2 मेथिल बेंजीन। देखिए ये हो गई आपकी बेंजीन। अब 1 क्लोरो, अगर इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 या 1 2 चाहे जहां से करें,
1 2 3 4 5 6, 1 पर है Cl क्लोरो और 2 पर मेथिल, ये 2 पर मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल, ये बेंजीन हो गई। तो ये भी संरचना आपकी बन गई, 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 पर Cl और 2 पर मेथिल। आप यहाँ लगाएं या दूसरा नंबर यहाँ होगा तो यहाँ लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 मेथिल बेंजीन तो है ही। चलिए आप या तो छठवें के काम नंबर में या तो इन पांचों को संरचना बना सकते हैं। अगर ये नहीं करना है तो 8वां में या तो इनको करिए या इनको करिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, या तो इन पांचों को करिए या फिर इन पांचों को करिए। इनको भी हम समझा रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको हटा रहे हैं। चलिए देखिए बच्चों, ये जो है इसकी निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखना है। यहाँ पे क्या बनेंगे, तो इसमें ऋणात्मक भाग कौन है, H प्लस है, Br क्या है माइनस, तो ऋणात्मक भाग Br। तो कहता है Br मार्कोनी-काफ का नियम, मार्कोनी-काफ का नियम कहता है ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले, भाई इधर पे भी कार्बन है और इधर पे भी कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। तो द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ हाइड्रोजन इस कार्बन में कितने हैं, 2, और यहाँ कितना है, 1। तो मार्कोनी-काफ का नियम फिर से सुनिएगा, मार्कोनी-काफ का नियम कहता है ऋणात्मक भाग, तो ऋणात्मक भाग यही तो हुआ। तो ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो Br को इधर जोड़ना है और H को इधर जोड़ना है, एक बॉन्ड को हटा देना है। देखिए ये सिंगल बॉन्ड C H जुड़ा हुआ था, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड हटाया, फिर C, फिर H, ठीक है। अब एक बॉन्ड हटा दिया, यहां से आपको क्या जोड़ना था, Br, यहां से क्या जोड़ना था, H, बन गया उत्पाद। मार्कोनी-काफ का नियम, ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो ये बॉन्ड हटा दिया, एक बॉन्ड हटा दिया, इधर Br लगा दिया, इधर पे H लगा दिया, ठीक है। चलिए इसको देखिए फिर से, वही ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखो या तो यहाँ जोड़ना है या यहाँ जोड़ना है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ेगा, यहाँ से, और यहाँ से क्या जुड़ेगा, H, लेकिन कब, जब एक बॉन्ड आप हटा देंगे। तो देखिए क्या बना, इसको देख के लिखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH था सिंगल बॉन्ड, भाई डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड हटा देंगे, CH2। अब आप बताइए इधर क्या जोड़ना था, Br, तो Br जोड़ दिया, और इधर क्या जोड़ना था बच्चों, H, तो H, तो CH3 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। इसमें देखिए, इसमें भी ये है Br, ये डबल बॉन्ड है। अच्छा, पीएच का मतलब क्या है, पीएच मतलब होता है फेनिल, और फेनिल का मतलब ये जैसे आपने बेंजीन बनाई और ये है C6H6, यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। अगर आप इसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ C अकेला बचेगा, तो एक इसकी संयोजकता खाली हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, C6H5, जिसको आप कहते हैं फेनिल। तो ये है फेनिल, ठीक है, फेनिल। यहां पर हाइड्रो H2O2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बच्चों अभी इन दोनों रिएक्शनों में मार्कोनी-काफ का नियम लगा रहे थे, लेकिन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका नाम है, और परऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनी-काफ का नियम लगता है। और एंटी मार्कोनी-काफ का नियम है क्या, ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, उसका मार्कोनी-काफ के नियम का बिल्कुल उल्टा बोल देना।
आपने यहाँ क्या बताया था, ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब हमने आपको बताया कि भैया अगर पेरोक्साइड हो तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनी-काफ का नियम लगता है। एंटी मार्कोनी-काफ का नियम कहता है ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। चलिए देखते हैं, इस कार्बन और इस कार्बन में एक बॉन्ड तो हट जाएगा ये, ठीक। अब यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, यहां पे भी एक हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन। इसके बाद देखा कि अच्छा इसमें देखे, फिर यहां आ गए कार्बन लगा और H लगा है तो CH3, इधर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे C6H5, C6H5 इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, यहां एक्सप्लेन कर दें। C और H और यहां पे तो एक H होगा नहीं, तभी तो ये किसी से जुड़ेगा। तो इसका मतलब है यहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है, यहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहां से आपका क्या जुड़ेगा, ये Br जुड़ेगा। बात क्लियर हुई भाई, यहां पर हाइड्रोजन एक है, यहां पे भी इस कार्बन पे हाइड्रोजन एक जुड़ा, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा, बराबर है। लेकिन इसके बाद फिर हमने चेक किया, इधर कार्बन और कार्बन से यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े और यहां से जो फेनेल में जो कार्बन जुड़ेगा उस पर तो हाइड्रोजन होगा नहीं। इसका मतलब है हाइड्रोजन की संख्या इसी कार्बन पर तो ज्यादा मानी जाएगी, तो यहां पर Br जोड़ेंगे और यहां पर H। तो चलिए देख के बनाते हैं। C डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड C, देखिए सिंगल बॉन्ड C और इधर PH फेनेल था, इधर पर H था, सिंगल बॉन्ड H और यहां पर CH3, हमने एक बॉन्ड हटाया। अब आपको पता है एंटी मार्कोनी-काफ का नियम लगाना है, ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। इसका मतलब इस कार्बन से Br जोड़ेंगे, इस कार्बन से Br जोड़ेंगे, इस कार्बन से H जोड़ेंगे, इस कार्बन से H जोड़ेंगे। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसको देखिए, अगर आप इसको देखें तो ये C6H5 वही फेनेल है, इस प्रकार से संरचना होगी। तो ये है एरिल हैलाइड और ये है एल्किल हैलाइड। और आपको पता होगी एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड जब क्रिया करते हैं तो कौन सी क्रिया कहलाती है, बुर्ज-फिटेगब क्रिया, ठीक है। फिलहाल यहाँ 2Na और 2Br निकाल दीजिए, 2Na और 2Br, 2NaBr निकल जाएगा, जो बचेगा उसी को जोड़ के लिखना है। तो C6H5 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। आप देख लो C6H5 से 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन प्लस का 2NaBr। बात आपको समझ में आई, 2NaBr निकल गया, जो बचा था उसको जोड़ दिया। इसको देखिए, इसको अगर देखें आप तो एनिलीन लिखा हुआ है, ये एनिलीन की क्रिया कराता है NaNO2 प्लस HX, X के स्थान पर X क्या है, हेलोजन। हेलोजन में आप Cl लिखें, Br लिखें, I लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी अपक्रिया है, ये अपक्रिया है डाई एजोकरण अपक्रिया। कौन सी है, डाई एजोकरण। इसका मतलब क्या बनेगा, बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड। देखिए N2 प्लस X माइनस, अगर इधर Cl होता तो इधर Cl लिख देते, तो N2 प्लस X माइनस, ठीक है, प्लस NaX प्लस H2O। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई छठवें क का। आइए अब छठवें का खा देखते हैं। छठवें का खा है निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो देखिए बच्चों, एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर इससे जल का अणु पृथक हो जाता है और एथिलीन प्राप्त होता है या होती है। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, ये एथिल अल्कोहल है,
सांद्र H2SO4 में 160 से 170 पर गर्म किया तो हुआ क्या, यहां से H और यहां से OH H2O निकल गया तो बचा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप कहेंगे डबल बॉन्ड कहाँ है, सिंगल बॉन्ड है ये तो भाई अगर आप सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन की संयोजकता, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 और 1 3, इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बनाए, 2 और 1 3, तो 4 होना चाहिए ना, इसलिए डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब इसकी क्रिया विधि मैकेनिज्म, तो ये भी पूछिए कि क्रिया विधि समझाइए, तो देखिए निम्न पदों में पूर्ण होगी, क्रिया विधि निम्न पदों में पूर्ण होगी। पहला पद क्या है, पहला पद ये जो H2SO4 है, H2SO4 है, इसका आयनन होता है, आयनन होगा तो ये आयनों में टूटेगा तो H प्लस मिला और HSO4 माइनस मिला। H प्लस को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटॉन। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में ये जो एल्कोहल है CH3 CH2OH, ठीक है, OH ये एल्कोहल है, आपको पहले से, अच्छा इससे क्रिया कौन करेगा, H प्लस प्रोटॉन क्रिया करेगा। अब आपको पता होगा H प्लस कहां जोड़ना पसंद करेगा, जहां इसको माइनस मिलेगा। यहां माइनस कहीं दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो ऑक्सीजन के पास बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6 में से कितने खर्च हो गए, एक इधर खर्च हो गया, एक इधर खर्च हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है, तो H प्लस कहां जोड़ना पसंद करेगा, यहां पर, तो CH3 CH2 OH और ये H इधर जुड़ा, H इधर जुड़ा। अब H अगर इधर पे माइनस दिख रहा होता तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस तो है नहीं, इसका मतलब है जब ये यहाँ पे जुड़ेगा तो ये प्लस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, प्लस वाला कहां जोड़ना पसंद करेगा, माइनस। अब यहाँ कहीं माइनस चिन्ह तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब अब कहां जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण, तो यही इसकी संभावना दिख रही, तो ये यहाँ पे जुड़ेगा, लेकिन इसके पास माइनस नहीं है, तो जब ये यहाँ जुड़ेगा तो माइनस ऑक्सीजन ले लेगा, सॉरी ये प्लस वाला जो है, प्लस कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने क्या ले लिया, प्लस। अब तीसरा पॉइंट, इसने प्लस ले तो लिया है, लेकिन CH3 CH2 OH H ये प्लस, ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के पास माइनस होना चाहिए, और इसके पास आ क्या गया, प्लस, तो ये अस्थायी होता है, क्या होता है, अस्थायी। तुरंत क्या करेगा, ये अपना ये जो बॉन्ड है ये तोड़ देगा और इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे। तो अब आप खुद बताइए, अगर इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस, पहले से क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या निकल, H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया। फिर से देखिए, ऑक्सीजन पर माइनस होना चाहिए, लेकिन आ क्या गया, प्लस, तो प्लस आ गया तो ये अस्थायी है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस, और प्लस पहले से है तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो H2O निकल जाएगा। अब इधर माइनस आएगा तो इधर क्या आएगा, प्लस, तो CH3 CH2 प्लस, क्या बना ये, एथिल, और यदि कार्बन पर प्लस आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन, ठीक है। इसके बाद देखिए CH3 CH2 प्लस, ये क्या करेगा, ये एक प्रोटॉन निकाल देगा, प्रोटॉन का मतलब H प्लस, तो H यहां ज्यादा है तो यहां का H हो गया, ये प्लस हो गया, H प्लस निकाल दिया। जब H प्लस निकाल दिया तो प्लस भी खत्म, एक H खत्म, क्या बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2।
अब आप जानते हैं कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, एथिलीन बन गया, एथिलीन बन गया। चौथे स्टेप में ये जो H+ निकाला था, H+ पुनः अपने HSO4- से क्रिया करके क्या बना देगा, H2SO4, ज्यों का त्यों फिर से H2SO4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी क्रिया विधि हो गई। ठीक है, अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, या तो आप इसको कर सकते हैं या अथवा वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आइए उसको भी देखते हैं। देखिए बच्चों, अथवा में निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाना है, कोल्बे अपक्रिया, राइमर-टीमन अपक्रिया और विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। तो आइए समझते हैं कोल्बे अपक्रिया है क्या। तो कोल्बे अपक्रिया में सोडियम फेनॉक्साइड ONA, सोडियम फेनॉक्साइड, इसकी क्रिया कराते हैं CO2 से 400 केल्विन 6 से 7 वायुमंडल दाब पर। ठीक है, तो अब देखो CO2 का मतलब हो गया COO, क्या हो गया बच्चों, COO। इस COO को यहां लगाइए, तो ये OCOONA हो गया। CO2 का मतलब COO, तो COO को लगा दिया, तो OCOONA। इसके बाद इसका पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट। क्या होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में यहां H लगा हुआ है, तो ये वाला H यहां हो जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो ये बनेगा OH और यहां पे COONA। आप देख सकते हैं पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट हुआ, तो रीअरेंजमेंट में H इधर हो गया तो OH और ये इसकी जगह आ गया COONA। अब इसके बाद इसकी क्रिया जल से अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करा दीजिए, अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया। तो अब आप देखो H2O क्या होता है, H और OH होता है, तो अगर H इधर लगेगा तो OH और यहां COOH बन गया। अच्छा, और Na के साथ क्या बनेगा, OH, तो NaOH अलग हो गया, सैलिसिलिक अम्ल। अब आपको इसमें 2 लाइन या 3 लाइन की भाषा लिखनी पड़ेगी, तो अगर आपको रिएक्शन बनती है तो भाषा इसी से लिखिए, तो पहले भाषा लिख दीजिए, इसके बाद रिएक्शन लिख दीजिए। भाषा क्या लिखेंगे, सोडियम फेनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से 400 केल्विन ताप और 6 से 7 वायुमंडल दाब पर कराने पर इसका तो पुनर्विन्यास हो गया। तो जब पुनर्विन्यास हो गया तो इसका नाम लिखा जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को कोल्बे अपक्रिया कहते हैं। आप पुनः देख सकते हैं कोल्बे, तो को से याद रखिए CO2, सोडियम फेनॉक्साइड की क्रिया CO2 से 400 केल्विन ताप और 6 से 7 वायुमंडल दाब पर कराने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम सैलिसिलेट, आप नाम लिख सकते हैं, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इस अपक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए राइमर-टीमन अपक्रिया। राइमर-टीमन अपक्रिया में फिनॉल, इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH से कराने पर सैलिसिल्डिहाइड बनता है। ये OH फिनॉल तो ज्यों का त्यों है, और यहां CHO लगा दीजिए, प्लस का 3KCl, 3KCl प्लस का H2O, कितने H2O, तो 3 ऑक्सीजन थे, एक यहां लग गया तो 2 ऑक्सीजन बचे, 2H2O बन गया। अब इसमें भाषा क्या लिखेंगे, और इसका नाम हमने आपको बता ही दिया, सैलिसिल्डिहाइड। तो भाषा क्या लिखेंगे, भाषा लिखेंगे फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH से कराने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को राइमर-टीमन अपक्रिया कहते हैं।
लास्ट देखिए विलियमसन संश्लेषण क्रिया, इसमें एथिल ब्रोमाइड, इसकी क्रिया कराइए सोडियम एथॉक्साइड, इसका क्या नाम बच्चों, सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर Na और इधर से Br निकल गया, Na Br निकल गया, बचा क्या आपके पास C2H5O C2H5, आप देख लो C2H5O C2H5 प्लस NaBr, क्या नाम है इसका, डाई एथिल ईथर। तो आप इसमें भाषा क्या लिखेंगे, भाषा लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों रिएक्शन हो गए। तो आपको मेनली रिएक्शन आना चाहिए, अगर रिएक्शन आती है तो उसी से आप भाषा बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छठवें का प्रश्न सॉल्व हो गया। अगली वीडियो में 7वां प्रश्न लगाएंगे और ये आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अच्छे से पढ़िए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।